नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो लखनऊ से अहम खबर है, सीएम योगी सिख मेला और सम्मान समारोह में शामिल होंगे। शाम 4 बजे लखनऊ के मोती महल लॉन में समारोह होगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इसमें शामिल रहने वाले हैं। तो लखनऊ से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। सिख मेला में शामिल होंगे, सम्मान समारोह में भी आज सीएम योगी शामिल होने वाले हैं। 4 बजे लखनऊ के मोती महल लॉन में यह कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि 4 बजे का वक्त तय किया गया है कार्यक्रम के लिए और सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सिख मेला और सम्मान समारोह का आयोजन है जिसमें योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। तो आज से फील्ड में उतरेंगे योगी सरकार के मंत्री। अलग अलग जिलों का दौरा कर व्यवस्थाओं को देखेंगे सभी मंत्री। योजना और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत भी जानेंगे। सीएम योगी ने सभी मंत्रियों को फील्ड पर जाने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने अलग अलग विभागों की समीक्षा भी की है, प्रेजेंटेशन भी देखा है, जिसके बाद मंत्रियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि तमाम जो मंत्री हैं कैबिनेट के, वो अपने अपने विभाग की जानकारी लें, सुध लें, फील्ड पर पहुंचे और वहां की जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करें। तो अलग अलग जिलों का दौरा कर व्यवस्था देखने वाले हैं। आज तमाम मंत्री पहुंचेंगे और जमीनी स्तर पर क्या कुछ योजनाएं चल रही है और किस तरह से योजनाओं का संचालन हो रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी लेते हुए नजर आएंगे आज सीएम योगी के कैबिनेट के तमाम मंत्री। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। लखनऊ से संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कौन कौन से मंत्री आज फील्ड में नजर आने वाले हैं, क्योंकि सीएम के निर्देश है साफ तौर पर कि जमीनी हकीकत जानने के लिए पहुंचे तमाम मंत्री। अब देखिए राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश में 18 मंडलों में 18 टीमें बना दी गई हैं और 18 दिन का प्लान भी तैयार कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जो कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में एक टीम जिले स्तर पर जाएगी, वहां पर जो जनता की समस्याएं का समाधान भी करेगी, समस्याओं को समझी और संभावनाओं को भी तलाश करेगी, जिससे सभी उसके रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में विकास का खाका तैयार किया जाएगा। सरकार ये भी उम्मीद कर रही है कि उत्तर प्रदेश में जो जनता से सरकार ने वायदे किए थे, योगी 2 की सरकार बनी है, उसको 2 साल में ही पूरा कर दिया जाए, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव है। उस लोकसभा चुनाव में जब भी उत्तर प्रदेश सरकार जनता के पास जाए तो जो भी वादे किए थे वो पूरे कर दिए जाएं। यही वजह है कि लगातार विकास को लेकर या फिर विभागों के प्रेजेंटेशन की बात करें या समीक्षा बैठक की बात करें या हकीकत, जमीनी हकीकत क्या है, लगातार मुख्यमंत्री से लगा के अब मंत्री भी जिलों का दौरा करने वाले हैं। हकीकत क्या है, क्या सरकार की योजनाएं गांव स्तर पर पहुंच पाई हैं, क्या धरातल पर उतरी हैं या फिर रुकी है तो कहां से रुकी हैं, क्या अधिकारियों के दोषी हैं या फिर कोई विभाग के और भी कोई उसमें शामिल है। तमाम चीजों की संभावनाओं को तलाश करेंगे, जनता से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, समाधान करेंगे वहां पर, क्योंकि जिले के अधिकारी भी वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि मंत्री को 72 घंटे वहां पर बिताने पड़ेंगे। इस तरीके से पूरा प्लान तैयार किया गया है। अब देखना होगा राष्ट्रीय ये 18 जो सप्ताह का जो प्लानिंग है, 18 मंडलों में 18 जो टीमें हैं वो तैयार की गई हैं, किस तरीके से वहां पर जाकर के वो जनता से मिलती हैं, जनता किस तरीके से प्लानिंग को देखती है, क्या जनता की समस्याएं वहां पर समाधान हो पाएंगी या फिर वहां पर जनता किस तरीके से इसको देखने वाला आने वाला वक्त ही तय करेगा। राष्ट्रीय चलिए अनूप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सीएम ने जिस तरह से लगातार तमाम विभागों के प्रेजेंटेशन देखे हैं और प्रेजेंटेशन देखने के बाद जहां पर कमी नजर आई सीएम को, वहां पर उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। वहीं दूसरी तरफ जहां पर व्यवस्थाएं अच्छी थी वहां पे तारीफ करते हुए नजर आए थे सीएम योगी। तो अगर हम अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सरकार का फोकस किस पर है ज्यादा? देखिए राष्ट्रीय, अभी तक जिस तरीके से मुख्यमंत्री प्रेजेंटेशन के बाद या फिर जो जहां से शिकायत मिली है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कार्रवाई की है, अधिकारियों को सस्पेंड भी किया है, डीएम को भी हटाया है, कई डीएम के ट्रांसफर भी किए हैं, कई जिलों के कप्तान भी बदले गए हैं। तो ऐसे में एक साफ संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी को काम करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार किसी भी उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
लगातार प्रेजेंटेशन के बाद या फिर मंत्री जिस तरीके से एक प्लानिंग की गई है कि 18 मंडलों में जाकर के समस्याएं सुनेंगे, उसमें भी फीडबैक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। जो रिपोर्ट आएगी वो मुख्यमंत्री के पास आएगी। ऐसे में वो जो समस्याएं, जनता की क्या हकीकत क्या है, इन सब चीजों को लेकर एक जो मॉडल तैयार किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास हो, विकास को लेकर जनता किस तरीके से क्या मांगे हैं, जनता की समस्याएं क्या हैं, इन सब तमाम चीजों को लेकर जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद मुख्यमंत्री देखेंगे और फिर जमीनी हकीकत खुद समझेंगे। क्योंकि मंत्रियों के बाद मुख्यमंत्री खुद हर चीज को अपने निगरानी में रखते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं, जिला स्तर का दौरा भी करते हैं, उसके बाद वो परखते हैं और अगर कहीं पर दिक्कत होती है या कार्रवाई की आवश्यकता होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई भी करते हैं। राष्ट्रीय बिल्कुल, और उनकी कार्यशैली भी इसी तरह की रही है। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इसी बीच जो संगम नगरी से ये बड़ी खबर है, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में हत्या हुई है। सभी लोगों की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। मृतक के घर में आग लगाने की भी खबर है। संगम नगरी प्रयागराज से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या। थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में हत्या हुई है। सभी लोगों की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। मृतक के घर में आग लगाने की भी खबर है। अगर हम प्रयागराज की ही बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हत्या के मामले सामने आ रहे हैं, इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि प्रयागराज में अपराध हावी है। पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगभग 30 दिन का वक्त बीत चुका है और अब तक 20 लोगों की हत्या कर दी गई है। कहीं पर हत्या का कारण जमीनी विवाद रहा है तो कहीं पर प्रेम प्रपंच रहा है। तो ऐसे में प्रयागराज में लगातार हत्या के मामले बढ़े हैं और पखवाड़े भर में लगातार एक ही परिवार के लोगों की हत्या का ये दूसरा मामला है। परिजनों को भी समझा दिया गया है, वो काफी हद तक समझ गए हैं। जांच पड़ताल पूरी करके निष्कर्ष निकाल दिया जाएगा। ये दोनों पक्ष जो भी तहरीरें देंगे उसको तत्काल मुकदमे में उसको दर्ज कर लेंगे। ससुराल पक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं कि बॉडीज को यहाँ मंगवाइए। हमने इनको समझा दिया है कि चूंकि आग लगी हुई थी घर में, इसलिए बॉडी को हटाना जरूरी था, वरना उनकी पहचान भी करना मुश्किल हो सकता था। ये चीज कुल 5 मृत्यु है। एक बेटी जो 5 साल की वो बची हुई घर में कुछ लूटपाट भी हुई है कि ये बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि बेडरूम में मैंने पहले भी बताया कि बेडरूम में आग लगी हुई थी, वो आग को बुझाया गया है। अब उसमें साक्ष्य कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आग के उसमें अवशेष हैं, उसमें जाना मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए वो चीजें बाद में निकल के आ सकती। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता आनंद राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। आनंद, एक तरह से देखा जाए तो प्रयागराज में महीने भर में 20 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है और इस खबर की अगर हम बात करें तो कब का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और पुलिस की जांच अब तक कहां पहुंची है? देखिए पूजा, ये प्रयागराज का गंगापार इलाका है जहां पर अक्सर ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। ये पहला मामला नहीं है जब एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। इससे पहले ही गंगापार इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या का खुलासा पुलिस अभी खुल के खुलासा नहीं कर पाई थी कि 5 हत्या के बाद फिर से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल ये 5 की हत्या क्यों हुई है, किस लिए की गई और किसने की, इस पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मौके पे पुलिस के आला अधिकारी पहुंच गए हैं और इस बात की तफ्तीश कर रहे हैं कि आखिरकार इस हत्या के पीछे वजह क्या है। सबसे बड़ी बात, प्रयागराज के इस इलाके में हुई इस घटना में अभियुक्त जिन्होंने ये इस घटना को वारदात दिया है, 5 लोगों की हत्या के बाद पूरे घर में आग भी लगाई है, सारे सबूत को मिटाने की कोशिश की है। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर तत्काल उस डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। आखिरकार इस हत्या में कौन सा लोग शामिल हो सकते हैं, किन पर शक है, परिवार से बातचीत कर रहे हैं और गांव वालों से भी पुलिस पूछ रही है। पुलिस की कोई गंभीरता देखते हो, क्योंकि पुलिस इस मुद्दे पे काम भी कर रही है। हालांकि परिवार के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चल सका है और लगातार होली के बाद से हत्या के मामले बढ़े हैं, ऐसे में पुलिस का पूजा, ये जो प्रयागराज का गंगापार इलाका है, यहाँ पर अक्सर कई घटनाएं हुई और पुलिस, क्योंकि इस इलाके में ऐसी पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं और परिवार वालों का जो कई लोगों पे आरोप भी लगाए हैं, ससुराल पक्ष पे आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस कह रही है किसी को इतनी जल्दी अरेस्टिंग नहीं की जा सकती, लेकिन जब ये लोग लिखित तहरीर हमें देंगे उस आधार पर हम गिरफ्तारी कर पूछताछ करेंगे। फिलहाल
कई लोगों को इन्होंने पुलिस ने अरेस्ट करने की बात कही है, उनसे कहा है कि हम पूछताछ कर रहे हैं। जब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाता कि आखिरकार इस घटना के पीछे क्या वजह रही और क्यों की गई है ये हत्या, इस पूरे मामले की अभी पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है। जी पूजा। चले आनंद, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जब इतनी सारी हत्याएं हुई है तो उनके जो मामले जो रहे हैं उस पर पुलिस कहां तक तह तक पहुंच पाई है, यानी कि आरोपियों तक पहुंच पाई है या फिर नहीं, जांच किस तरह से चल रही है, क्योंकि इससे पहले भी कई तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी है कि कौन कौन से केस यहाँ पर सुलझाए जा चुके हैं, इस पर भी जानकारी आप इकट्ठा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। तो एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है और ईंट पत्थरों से मार मारकर ये हत्या की गई है, घर भी जलाया गया है। दिन दहला देने वाली ये घटना सामने आई है और थरवई थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या यहाँ पर हुई है। इतना ही नहीं, वारदात के बाद आरोपियों ने घर में आग भी लगा दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ईंट पत्थर से बेरहमी से यहाँ पर परिवार के लोगों की हत्या की गई है। तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कलेक्टर ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। ये खीमराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुंचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई, तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था और एक चारपाई पे राजकुमार जी जिनकी उम्र 55 वर्ष है और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी और इसके अलावा इनकी बेटी है, उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीजें रखी थी उन सारों को हटाया गया। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। तो आज से सीएनजी 3 और पीएनजी 2 रुपए महंगा। लखनऊ में सीएनजी की कीमत अब 83 रुपए 80 पैसे हो गई है। पीएनजी की जो कीमत है वो 47 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर होगी। तो सीएनजी के दाम बढ़े हैं, ये बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। पीएनजी की कीमत अब 47 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर हो गई है। तो आज से सीएनजी 3 और पीएनजी 2 रुपए महंगा हो गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, लखनऊ में सीएनजी की कीमत अब 83 रुपए 80 पैसे हो गई है। पिछले दिनों भी दाम बढ़े थे। पीएनजी की कीमत 47 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर होगी। प्रयागराज में हुई सीरियल किलिंग का मुद्दा अब बड़ा बनता जा रहा है। इस पूरे मामले में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की खबर बेहद दुखद है, निंदनीय है और चिंताजनक भी है। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे, ये मायावती का ट्वीट है। हालांकि इस पर और भी पॉलिटिकल रिएक्शन आएंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब एक ही परिवार के लोगों की हत्या हुई थी तो उस वक्त भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। होली के बाद से ही हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, जिस पर निशाना साधा है मायावती ने। तो बसपा सुप्रीमो मायावती का ये ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की घटना की उन्होंने निंदा की है और इसे चिंताजनक भी बताया है और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश की है। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे, ये मायावती का ट्वीट जो सामने आया है। देहरादून संगठन महामंत्री और संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं बीएल संतोष। 24 अप्रैल को बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक रही। दायित्व पर चर्चा संभव है। तो बीएल संतोष, जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं और सरकार में संगठन के कार्यकर्ताओं को दायित्व देने पर भी चर्चा संभव है। चुनाव के बाद, कैबिनेट विस्तार के बाद तमाम दिग्गज जो है उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इसी बीच बीएल संतोष भी देहरादून पहुंचने वाले हैं और बड़ी संगठनात्मक बैठक होगी, ऐसा बताया जा रहा है।
तो महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट का विस्तार हुआ है, इसके अलावा उपचुनाव भी होने हैं। अब ऐसे में बीएल संतोष का प्रदेश में पहुंचना काफी अहम माना जा सकता है, तो इनका दौरा भी काफी अहम है। और ऐसे वक्त में ये दौरा हो रहा है जब उपचुनाव होने हैं आगामी, और दूसरी तरफ हाल ही में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनी है और कैबिनेट का विस्तार हुआ है। उत्तराखंड आ रहे हैं और 24 तारीख को हमारी एक बैठक है संगठन की, जिसमें प्रतिवाद करेंगे और संगठन के कार्यों की समीक्षा करेंगे। आगे संगठन ने क्या क्या काम करना है, चुनाव भी है, उसको लेकर भी आदरणीय संगठन महामंत्री जी दिशा निर्देश देंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजीत। और अजीत, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, एक तरह से बीएल संतोष यहाँ पर प्रदेश में पहुंच रहे हैं, उनका दौरा काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आगामी उपचुनाव होने हैं, संगठन का विस्तार अभी हुआ है, कैबिनेट का विस्तार अभी हुआ है, हाल ही में सरकार बनी है उत्तराखंड में बीजेपी की, और बीएल संतोष जिन्हें अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या कुछ उनका शेड्यूल रहने वाला है और कितना अहम उनका ये दौरा? बिल्कुल, अगर बीएल संतोष की बात की जाए तो उनका उत्तराखंड दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, ऐसे में उनके कार्यक्रम को लेकर ज्यादा चीजें नहीं यहाँ पर खोली गई हैं, पूरा कार्यक्रम गोपनीय रखा गया है। लेकिन इतना जरूर है कि देर शाम को 7 बजे बीएल संतोष राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। 2 दिवसीय उनका उत्तराखंड दौरा है और जो जानकारी आ रही है कि 8 बजे से धामी कैबिनेट के साथ वो बैठक कर सकते हैं। उनके साथ तमाम जो उत्तराखंड के परिवेश में कामकाज होना है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। लगभग 1 घंटा इस मीटिंग का समय रखा गया है। हालांकि ऑफिशियली शेड्यूल कोई जारी नहीं किया गया है, इतना है कि 8 बजे से बैठक शुरू होनी है। इसके अलावा अगर कल की बात की जाए, कल रविवार के दिन बड़ी बैठक यहां पर होनी है भाजपा प्रदेश कार्यालय में, जिसका भी ऑफिशियली कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि शाम तक ये कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा होगी। नई सरकार बनी है तो नई सरकार के कामकाज क्या होंगे, जो घोषणा पत्र भाजपा ने चुनाव में जारी किया था उसको लेकर क्या कुछ कामकाज हो सकता है, उपचुनाव होना है, मुख्यमंत्री खुद चुनावी मैदान में होंगे तो उनको लेकर क्या कोई रणनीति बनाई जा सकती है। इसके अलावा सरकार में कैसे अपने जो कार्यकर्ता है या जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं उनको कैसे एडजस्टमेंट किया जा सकता है, इन तमाम विषयों पर यहां पर चर्चा होनी है। तो बीएल संतोष की जो बैठक है, 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसकी शुरुआत धामी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक के साथ होगी। जी चलिए, अगर हम देखें तो बीएल संतोष है वो कहीं ना कहीं प्लानिंग को लेकर जाने जाते हैं, और अक्सर जब चुनाव नजदीक होते हैं तो बीएल संतोष उन प्रदेशों का दौरा करते हैं जहां पर योजनाओं की समीक्षा होनी होती है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं अजीत, जिस तरह से तमाम दिग्गज उत्तराखंड पहुंच रहे हैं सरकार गठन के बाद, ऐसे में क्या हम ये मानकर चलें कि 2024 की बिसात बिछनी अभी से शुरू हो गई है बीजेपी की तरफ से? राज्यसभा मेंबर हूँ, 3 साल के बाद निकल जाऊंगा। मैं राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हूँ, 2 साल के बाद चला जाऊंगा। सीटें लेने को तैयार नहीं है। जी अजीत, एक बार फिर आप अपना जवाब कहेंगे? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो 49 सीटें हालिया चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा को मिली हैं, लेकिन भाजपा कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, 5 सीटें लोकसभा की भाजपा के खेमे में आई थी, भाजपा खाते में आई थी। लेकिन भाजपा उसको रिपीट करने के मूड में है। इसको लेकर तमाम बैठकों का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है। धामी कैबिनेट कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर काम कर रही है, कैसे सरकार का संचालन होगा, इसको लेकर समीक्षा होगी, आगे का रोडमैप तय होगा। साथ ही 2024 को लेकर कैसे आम जनता के बीच जाना होगा, कहीं कोई कमियां अगर नजर आ रही होंगी तो उनको 2 साल पहले यहां पर तैयार करने की कोशिशें होंगी। और बीएल संतोष को साफ तौर पर माना जाता है कि वो उन चीजों को पकड़ने का काम करते हैं जो आम भाजपा कार्यकर्ता नेता नहीं पकड़ पाता है। कैसे मजबूत करना होगा संगठन को, तो तमाम विषयों पर यहां 2 दिवसीय दौरे में चर्चा होनी है। और कल जब जो महत्वपूर्ण बैठकें भाजपा प्रदेश कार्यालय में होगी तो उम्मीद यही है कि उसके बाद जो चीजें छनकर बाहर आएंगी वो कहीं ना कहीं 2024 का रोड मैप भी तय कर चुकी होंगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कैबिनेट के साथ अगर वो चर्चा करने वाले हैं तो तमाम योजनाओं पर समीक्षा भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। और दूसरी तरफ ये दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि 2022 में जिन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं उनके पास अहम जिम्मेदारी है 2024 के लिए, क्योंकि 1 साल का वक्त है जो वादे उन्होंने किए हैं उसे पूरा करने का। कहीं ना कहीं संतुष्ट यहाँ पर जनता को करना होगा, तभी उसका फायदा 2024 में मिलेगा। इधर पौड़ी की अगर हम बात करें तो पौड़ी के दौरे पर रहने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। फील्ड सेट के मासौर चौपड़ कोट जाएंगे। सीएम धामी क्रांति मेले में शामिल होंगे। पुष्कर सिंह धामी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की याद में यहां पर जो मेला लगता है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचने वाले हैं।
तो क्रांति मेले में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में ये मेला लगाया जाता है, जहां पर धामी पहुंचने वाले हैं। इधर उत्तराखंड में 7 आईएएस और 2 पीसीएस अफसरों के तबादले। उत्तराखंड में 3 जिलों के जिला अधिकारी बदले गए हैं। मयूर दीक्षित को रुद्रप्रयाग का डीएम बनाया गया है। अभिषेक रुहेला को उत्तरकाशी का डीएम बनाया गया है। विनीत तोमर को परिवहन निगम का एमडी बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर, प्रशासनिक फेरबदल की खबर हम आपको बता रहे हैं। अभिषेक रुहेला उत्तरकाशी के डीएम बनाए गए हैं। इधर उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ साथ जंगल में आग तेजी से फैलने लगी है। अब 1,000 हेक्टेयर से ज्यादा की वन भूमि आग की भेंट चढ़ चुकी है। वहीं वन महकमा अब भी भगवान भरोसे बैठा है। इस बीच विपक्ष ने भी निशाना साधा है और कहा कि राज्य सरकार जंगलों में लगी आग को लेकर गंभीर नहीं है और यही वजह है कि जंगल जो है लगातार जल रहे हैं। विपक्ष ने मामले को लेकर केंद्र सरकार से मदद की मांग की है। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि जंगलों की जो आग है उस पर काबू पाने के लिए कयास लगाए जाने चाहिए। वनाग्नि को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है और इस पर नियंत्रण करने के लिए पूरा वन विभाग पूरी ताकत के साथ काम कर रहा है और वन विभाग ही नहीं बल्कि अन्य संबंधित विभागों का भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। तो ये विषय राजनीति का नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस को हर बात पर राजनीति करने की एक आदत पड़ गई है और इसकी मुख्य वजह यह है कि कांग्रेस अपनी लगातार पराजय के कारण कुंठित महसूस कर रही है और अपनी कुंठाएं इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी के माध्यम से निकालती है। बड़ी विडम्बना है, आज उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है और जान माल का इतना नुकसान हो रहा है। जानवर की जाने जा रही हैं, जानवरों की जो जिनका गांव ही मैं समझता हूं कि जानवरों का वन होता है। साथ आसपास सटे हुए गांव में लोग परेशान हैं, इतनी दुश्वारी झेल रहे हैं और बड़ी हम तो बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि वन मंत्री छुट्टी पे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो बुलडोजर और अपने इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।